कहानी। तो नई कहानी साठोत्तरी कहानी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको पढ़ेंगे। नई कहानी आज़ादी के बाद प्रमुख कहानी आंदोलन है जो आज़ाद भारत की आकांक्षाओं और सपनों के साथ आगे बढ़ा है और नई अभिव्यक्तियों को स्थान दिया है जिनमें नारी प्रमुख है। इस दौरान बदलते स्त्री पुरुष संबंध, शहरी परिवेश, मध्यम वर्गीय परिवार का ताना बाना, पुराने और नए के बीच का संघर्ष कहानियों के कई प्रकारों से उभरा। पढ़ते हैं नई कहानी। 1950 के आसपास हिंदी कहानी का नया दौर सामने आया। इसे नई कहानी के नाम से जाना गया। प्रेमचंद की 1930 के बाद की कहानियों में विचार का स्थान संवेदना और घटनाओं का स्थान कार्य व्यापार ने ले लिया। नई कहानी प्रेमचंद की पूस की रात और कफन से सूत्र ग्रहण कर आगे बढ़ी है, परंतु उसे कब पीछे छोड़ दिया गया यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है। कहानी में प्रतीकात्मकता और बिंबात्मकता का महत्व बढ़ा। कहानीकार आज़ादी के बाद नए यथार्थ का नए ढंग से चित्रण करने लगे। नई कहानी का नयापन उसकी विद्रोह चेतना में अंतर्निहित है। अलंकारिक भाषा में कहें तो नई कहानी समकालीन व्यवस्था के प्रति विद्रोह का शंखनाद है। आज़ादी मिलते ही देश का विभाजन हो गया और शरणार्थियों और विस्थापितों के भूखे नंगे और अंदर बाहर से घायल काफिले से देश की आत्मा घायल होने लगी। सारा देश खून से लथपथ हो गया। हत्याओं और नृशंसताओं का नंगा नाच होने लगा। भाई ने भाई को पहचानने से इनकार कर दिया। पिछला सब कुछ भस्म हो गया। भारत की आज़ादी के साथ सपने जुड़े। प्रजातंत्र और पूंजीवादी के गठजोड़ से उपजा भ्रष्टाचार में लिप्त समाज ने इस सपने को चकनाचूर कर दिया। झूठ का बोलबाला और सच का मुंह काला होने लगा। नेहरू जी के दिखाए सपने टूटने लगे। नया औद्योगिक समाज लोगों की संवेदनाएं कुचलने लगा। स्वार्थ सर्वोपरि हो गया। इससे रचनाकार आहत हुआ। लेखक को लगने लगा कि हर सिद्धांत, आदर्श और संदेश नकली है, झूठ है। इससे उनमें से किसी से नहीं जुड़ना चाहिए। उसकी प्रतिबद्धता समाज के प्रति तो है, पर किसी बाहरी सिद्धांत का सहारा लेकर नहीं, बल्कि उसे अपने देसी अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। उसे खुद अपने प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। अनुभूति की सघनता उसकी रचना का केंद्र तत्व बन गया। अनुभूति के अलावा कुछ भी अभिव्यक्त करना नकली होगा, झूठा होगा। यह अनुभूति कहानीकार की स्व अनुभूति थी और उसका आधार था यथार्थ। आदर्श और विचार से हिंदी कहानी ने नाता तोड़ लिया। वह वर्तमान का वाचक बन गया। कहानी समाज का दीपक नहीं बल्कि दर्पण बन गई, जिसमें अतीत और भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान प्रतिबिंबित होता है। कहानीकार का अपना सुख दुख ही कहानी का सुख दुख बन गया। उसकी वस्तु तो व्यक्ति और परिस्थिति की वह घनीभूत वेदना है, परिवेश का वह अनुभूति संपृक्त क्षण है जो आज की वास्तविकता है, खास अपना है और ठेठ भारतीय है। अमरकांत की कहानी जिंदगी और जोंक, धर्मवीर भारती की गुलकी बन्नो, फणीश्वरनाथ नेहरू की तीसरी कसम, शिव प्रसाद सिंह की नन्हों, शेखर जोशी की बदबू, शैलेश मटियानी की प्रेत मुक्ति और हरिशंकर परसाई का भोला राम का जीव इसका प्रमाण है कि इसकी जड़ें गहरे रूप में भारत के यथार्थ से जुड़ी है। इन कहानियों में व्यक्ति और परिवेश एक दूसरे में घुल मिल गए हैं और अनुभूति ने संवेदना का रूप ले लिया। इन कहानियों के पात्र अपने अपने से लगते हैं, उनसे हमारा साधारणीकरण हो जाता है। इनमें कहीं भी बनावटीपन नहीं लगता। नई कहानी के दौर में संबंध विघटन की कहानियाँ लिखी गई हैं, इसीलिए अधिकांश कहानियों में संबंध जुड़ते नहीं बल्कि टूटते हैं। चाहे संयुक्त परिवार का टूटना हो, एकल परिवार का या प्रेम की डोर का, सारे संबंध तड़कते नजर आते हैं। परिवार टूटने का सीधा संबंध आर्थिक बदलाव से है। तेजी से बढ़ते औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण लोग गाँवों से शहरों की ओर भागे। वहाँ पत्नी और बच्चों के साथ उनका परिवार बना। माँ और बाप या तो अतिथि माने जाने लगे या चीफ की दावत में कभी मुसीबत तो कभी वरदान बने। पुरानी पीढ़ी संयुक्त परिवार का आदर्श ढोती है।
नई पीढ़ी इसे अनुपयुक्त, अनुपयोगी और अप्रासंगिक मानते हुए तोड़ती रही। पुरानी पीढ़ी आंसू बहाती रही। शानी की कहानी एक नाव के यात्री पुरानी पीढ़ी की इस यातना को उद्घाटित करती है। परिवार की बदलती संकल्पना और संबंधों के टूटने की आवाज़ भीष्म साहनी की चीफ की दावत और राम कुमार के सेलर से साफ सुनाई देती है। चीफ की दावत में माँ समस्या बन जाती है। मध्यम वर्ग का सुखवाद और तरक्की की लालसा ने जो अपने चरम पर है, उसी समय से व्यक्ति में घून लगाना शुरू कर दिया। शैलेश कुमार भी पारिवारिक संबंधों के चटकने की मार्मिक कथा है। सेलर भी पारिवारिक संबंधों के चटकने की मार्मिक कथा है। पारिवारिक संबंधों के चटकने और संयुक्त परिवार के टूटने, एकल परिवार के बसने और उसकी समस्याओं पर अनेक कहानीकारों ने अनेक कहानियाँ लिखी। इनमें से एक और ज़िंदगी, दूध और दवा, विजेता आदि कहानियाँ प्रमुख हैं। संयुक्त परिवार के टूटने और एकल परिवार के बसने से अनेक समस्याएं सामने आई। पति पत्नी अपने बच्चों तक सीमित रह गए। पति पर बाहर का और पत्नी पर घर का बोझ पड़ा, परंतु पत्नी घर के साथ साथ बाहर भी निकलने लगी। वह भी शिक्षित हुई। पति पत्नी में टकराव हुआ। टकराव के बाद विलगाव हुआ। बच्चा अकेला पड़ गया। उसे लेकर अनेक समस्याएं आई। कभी बच्चा माँ बाप के बीच सेतु बना, कभी वह माँ बाप के अहम को जीत ना सका। बंटी जिंदगी बिताता रहा। बच्चा हो या ना हो, बच्चा का अबॉर्शन करा दिया जाए, जैसी नाजुक समस्याओं पर भी कहानियाँ लिखी गई। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के कोण से भी कहानियाँ लिखी गई और महिलाओं के विवाहेतर संबंधों को भी इन कहानियों ने मजबूती से पेश किया। कुल मिलाकर उसमें संघर्ष करती हुई नारी को दिखाया गया, जो हार्ड मास का पुतला नहीं बल्कि सामाजिक संदर्भों में रहने वाली जीवित इकाई है। स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर इस दौर में ढेरों कहानियाँ लिखी गई। इन संबंधों की स्थापना के लिए पुरानी मान्यताएं तोड़ी गई। प्रेम के अनेक स्तर और रूप सामने आए जो पहले की कहानियों में मौजूद थे। मनु भंडारी की यही सच है में नारी के मानसिक द्वंद्व का चित्रण किया गया है। वह एक समय में अपने को अजीब सी स्थिति में पाती है। अचानक एक मोड़ पर पुराना प्रेमी मिल जाता है। वह उससे नफरत और घृणा करती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ओर उसका झुकाव बढ़ने लगता और पूर्व प्रेमी उसके ऊपर हावी होने लगता। उसे लगता है यही सच है। आज़ादी के 20-25 वर्ष बाद शहरों में नारियां आत्मनिर्भर होने लगी। वे नौकरी करने लगी। इसके लिए उन्हें पुराने संस्कारों से लड़ना पड़ा और नई नैतिकताओं की स्थापना करनी पड़ी। कई बार उन्होंने अपने को अकेला पाया। उनके मानसिक गठन में मूलभूत परिवर्तन आया। नए कहानीकारों में महिलाओं के संघर्ष, जुझारूपन, जीत हार का खुला चित्रण किया। नए परिंदे में नारी अतीत की पीड़ा दबाए सारी दुनिया से कट चुकी है। बादलों के घिरे नायिका आसमान ही निहारती रह जाती। वह जोर से सिसक भी नहीं पाती। नई कहानीकारों ने नारी के व्यक्तित्व के अनेक पहलू पाठकों के सामने रखे। वे जितना ही करीब जाते उन्हें उतना ही जटिल पाते, क्योंकि उनके भीतर कुंठाएं और ग्रंथियां घर कर गई हैं जो अनेक स्तरीय, अनेकमुखी और असीमित हैं। नई कहानी में दिखाया गया कि ईमानदारी, प्रतिबद्धता और निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं। इस युग की हिंदी कहानी में इस अकेले होते आदमी पर खूब लिखा गया है। खोई हुई दिशाएं, मेरा दुश्मन, दूध और दवा, कुछ ऐसी कहानियां हैं। कहानी आत्मसंबोधन नहीं, वह दूसरों को सुनाने के लिए लिखी जाती है। इसलिए कहानीकार को कहानी को इस ढंग से बुनना होता है कि वह पाठक की चेतना में समा जाए। ये पात्र समाज के बीच से उठाए जाते हैं, इसलिए कहानी में शैली और भाषा का महत्व भी और बढ़ जाता। कहानीकार नया यथार्थ बोध और जीवन दृष्टि लेकर आया, जिसके लिए नई भाषा और शिल्प की आवश्यकता पड़ी। नई कहानी की भाषा सांकेतिक हो गई। इसके लिए तरह तरह के प्रतीकों, बिंबों का इस्तेमाल किया गया। कहानी की शुरुआत और अंत का ढंग बदल गया। प्रतीक कथा के अविच्छिन्न अंग बन गए और उन्हें समझे बिना कहानी ठीक से समझी नहीं जा सकती। अमरकांत की कहानी जिंदगी और जोंक प्रेमदा की मछलियाँ। कहानी कहन से दूर होती चली गई। इसमें चरित्र और बिंब उभरने लगे। भाषा में वर्णनात्मक और आख्यान परकता का स्थान चित्रात्मकता और बिंबात्मकता ने ले लिया।
नई कहानी ने नए सवाल उठाए। व्यक्ति, परिवार, समाज, स्त्री पुरुष संबंध, नैतिकता आदि से जुड़े सवाल को आज़ादी के बाद के कहानीकारों ने बिल्कुल नए अंदाज से देखा। उसने टूटते संयुक्त परिवार को बचाने का प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि आदर्श स्थापना में तो उनकी आस्था ही नहीं थी। उन्होंने तो यथार्थ को ही अपना मूल आधार बनाया। इसलिए नई कहानी में परिवारों को टूटते हुए दिखाया गया है। जैसे सानी में एक नाव के यात्री, जहाँ मजबूरन लोक लाज से माँ को रखना पड़ रहा है, वहाँ समस्या है कि चीफ के आने पर माँ को छिपाएं कहाँ। संयुक्त परिवार टूटा, एकल परिवार बना, लोग शहरों में नौकरियां करने लगे। शहर का अकेलापन और बेगानापन उन्हें अंदर ही अंदर खोखला करने लगा। लेकिन ज़िंदगी कितनी भी खोखली क्यों ना हो, उससे जोंक की तरह चिपटना नहीं छोड़ा। इसके अलावा व्यक्तिगत संबंधों और स्त्री पुरुष के बदलते रिश्तों में भी यथार्थ को छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया, बल्कि उसे पूरी तल्खी और बेबाकी से प्रस्तुत किया गया है। प्रेम नई कहानी का पसंदीदा विषय रहा। इसमें प्रेम के विविध रूपों के दर्शन होते हैं। एक तरफ तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के हीरामन और हीराबाई की प्रेम कथा जो एक परी कथा लगती है, तो दूसरी ओर परिंदे में एक प्रेम की एकांत की पीड़ा है। बादलों के घेरे में प्रेम पूरी तरह खिल ही नहीं पाता, खिलने के पहले ही वो मुरझा जाता है। यही सच है कि नायिका को पता ही नहीं कि वो किससे प्रेम करे, अपने पूर्व प्रेमी से या वर्तमान प्रेमी से। नई कहानीकार केवल प्रेम ही करना नहीं जानता, वह अपने सामाजिक दायित्वों को भी समझता है। समाज में फैले जड़ विश्वासों पर कुठारघात करता है। वह मजदूरों को इंसान से मशीन बनने की त्रासदी से भी परिचित है। नई कहानी ने हमारे सामने नए सवाल खड़े किए और नए ढंग से सवालों के जवाब दिए। उनकी अभिव्यक्ति शैली भी बदली। प्रतीक और बिंब कहानी के वाहक बने कथाकार ने मैं को केंद्र में रखा, सब कुछ मैं से ही कहलवाया। पाठक और कथाकार की आत्मीयता और कहानी की विश्वसनीयता बढ़ी, क्योंकि नए कहानीकारों ने कसम खाई थी कि जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। पढ़ते साठोत्तरी कहानी। तो साठोत्तरी कहानी नई कहानी के महिमा मंडन के लिए 1965 में कलकत्ते में एक कथा गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें जैनेंद्र यशपाल, विष्णु प्रभाकर जैसे कथाकारों को खारिज कर नए कहानीकारों को स्थापित करने का जोरदार हल्ला बोल हुआ। इस गोष्ठी में साठोत्तरी दौर की कहानियों को 60 के बाद की कहानी, समकालीन कहानी, आज की कहानी, नई कहानी, कई नाम दिए गए और कहानी नाम से भी इसी गोष्ठी की उपज है। इसके झंडाबरदार थे गंगा प्रसाद निर्मल। नई कहानी के खिलाफ, इसको भी एक बार देख लेते। इसी गोष्ठी में नई कहानी के खिलाफ असंतोष के स्वर भी उभरने लगे, जिसका आगाज़ इसके कुछ ही दिन बाद आरा में हुई कथा गोष्ठी में हुआ। आरा में आयोजित कहानी गोष्ठी सन 60 के बाद उभरने वाली कथाकार पीढ़ी की गोष्ठी थी, जो अपने को नई कहानी के दायरे से बाहर करना चाहती थी। इस गोष्ठी के कर्ता धर्ता गोविंद मिश्र और विजय मोहन सिंह थे। इसमें कमलेश्वर, काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, गंगा प्रसाद बिमल, मधुकर सिंह आदि कथाकारों ने हिस्सा लिया। ध्यातव्य हो कि कमलेश्वर को छोड़कर सारे साठोत्तरी नई पीढ़ी के कथाकार हैं। इस दौर के कहानीकार अनुभव की प्रामाणिकता को खास तरजीह देते हैं। उनका मानना है कि इससे पहले कहानियों में इसकी कमी थी और इसी कमी को साठोत्तरी कहानी पूरी करती है। कहानी के दावे निश्चित रूप से दिलचस्प हैं, क्योंकि एक टोकरी मिट्टी, माधव राव स्प्रे तक जो कहानियाँ लिखी गई वे अनुभव की प्रामाणिकता के बगैर लिखी गई कहानियाँ हैं। कहना बड़बोलापन लगता है, पर हाँ, इस बात पर गौर करना चाहिए कि इस दौर के कथाकारों ने यथार्थ को किस प्रकार ग्रहण और अभिव्यक्त किया है और वह पूर्ववर्ती दौर के कहानीकारों से कैसे अलग था। तो इस अनुभव की प्रामाणिकता की हम जांच करते चलेंगे। जैसे जैसे कहानियों के पाठ खुलेंगे और हम उन पर बहस करेंगे, बातें साफ होगी। इस दौर की कहानियों में बोल्डनेस बड़ी, खासतौर पर स्त्री पुरुष के संबंध के चित्रण में। निश्चित रूप से दौर की कहानियों में स्त्री पुरुष, पति पत्नी, परिवार, समाज आदि से जुड़ी नैतिकता और परंपरागत धारणाओं पर वज्रपात हुआ।
और उस समय के मानदंडों के अनुसार अश्लीलता के हद में प्रवेश कर गई। महानगरीय जीवन की विसंगतियाँ विदूरताओं को खुले रूप में उघाड़ा गया। खुलापन साठोत्तरी कहानी की खास विशेषता है, जिसकी शुरुआत नई कहानी में हो चुकी थी। सेक्स का चित्रण इस दौर में खूब हुआ। तत्कालीन भारतीय समाज के मानदंड ने इसे अश्लील भी घोषित किया। कहानीकारों ने स्त्री पुरुष संबंध को एक नए नज़रिए से देखा और अतरंग प्रकरण भी कहानी के विषय बने। इतना ही नहीं, पति पत्नी के संबंध में आने वाले बदलाव भी इस दौर की कहानियों में तीक्ष्णता से उभरे। श्रीकांत वर्मा की कहानी साथ, प्रस्थान, ट्यूमर, प्रेमपत्र, बॉस आदि इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। प्रेम भल्ला भी इस दौर के कथाकारों में प्रमुख हैं, जिन्होंने प्रेम और सेक्स का चित्रण किया। एक पति के नोट्स इस दृष्टि में बेजोड़ कहानी है। राजकमल चौधरी की कहानियाँ सेक्स, सिगरेट और धुआं के परिवेश में लिखी गईं, जो उस समय के महानगरीय मध्य वर्ग का एक चुटकी सच था। पर इस चुटकी सच को राजकमल चौधरी ने जिस तलखी से उठाया वह गजब है। यह दौर मध्य वर्ग की कहानियों का दौर था और इस वर्ग की विसंगतियाँ और अंतर्विरोध जितने तलख रूप में आई, उसने उस दौर को विशिष्ट पहचान दी। ज्ञान रंजन और दूधनाथ सिंह जैसे कहानीकारों ने पारिवारिक मान्यताओं के प्रश्न चिन्ह उठाए और परंपरागत परिवार और मनोवृत्ति के दरकने की आवाज़ इनकी कहानियों में साफ सुनाई पड़ती है। कहानी कहने का अंदाज इस दौर में बदला। अन्यास नहीं, सयास। अनुभव की प्रामाणिकता के आधार पर अपने को अलगाने की वाले साठोत्तरी कहानीकारों ने अपनी कहानियों में प्रतीकों और बिंबों का खूब प्रयोग किया, जिससे कहानी में बारीकी के संग संग जटिलता भी बढ़ी। कहन में मैं का चलन बढ़ा, संस्मरणात्मकता बढ़ी, प्रतीकात्मकता बढ़ी, स्थान और नाम न देने का चलन बढ़ा और इस प्रकार कहानी मूर्तता से अमूर्तता की ओर बढ़ी। घटना, प्रकरण, विवरण पृष्ठभूमि में चले गए और स्थितियाँ परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण होती चली गई। आज़ादी के बाद कथा साहित्य और खासकर कहानी साहित्य में मध्य वर्ग केंद्र बिंदु बना और इसकी समस्याओं, दुविधाओं, अंतर्विरोध, जटिलताओं और अलग अलग कोणों और नज़रियों से देखने की पहल की गई। मध्य वर्ग जनित कुंठाओं, अकेलेपन, अवसाद, घुटन, भटकाव आदि को इस दौर की कहानियों में केंद्रीय महत्व मिला और यह साठोत्तरी कहानी की पहचान बनी। तो जो टकराहट थी पीढ़ियों की, उसमें सबसे पहले थी पीढ़ियों की टकराहट। ज्ञान रंजन इस दौर के प्रतिनिधि कहानीकार हैं। पिता और घंटा प्रमुख है। पिता में ज्ञान रंजन ने अपने पिता पुत्र संबंध का चित्रण किया, जो दो अस्मिताओं की टकराहट के रूप में सामने आया है। दो पीढ़ियाँ आमने सामने, पिता चट्टान की तरह लगते हैं उसमें, और ज्ञान रंजन की कहानियाँ आधुनिक भावबोध और संवेदना से बुनी हुई है। फैंस के इधर उधर में परंपरा के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाया गया, जबकि आधुनिकता को वर्ण करने की वकालत की गई है। दो परिवारों की माफट, सामंती और आधुनिक जीवन पद्धति और मानसिकता को एक दूसरे के बरकस रखा गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हस्तक्षेप से पुरानी मान्यताएं टूट तो रही हैं, पर यह पड़ोसियों के बीच अजनबीपन भी पैदा कर रहा है। फैंस के इधर उधर, पिता, घंटा, अमरूद का पेड़ जैसी कहानियों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ज्ञान रंजन की आधुनिकता समझ में आती है। इन सभी कहानियों में परंपराओं और रूढ़ियों के जकड़न से मुक्ति का प्रयास दिखाई देता है। इसके अलावा ज्ञान रंजन अपनी कहानियों में मध्यम वर्ग के अकेलेपन और अजनबियता का चित्र भी उकेरते हैं, पर यह उनकी पहचान और विशिष्टता नहीं है। परिवार ज्ञान रंजन की कहानियों की धुरी रही है और इसी के ज़रिए उन्होंने अपनी रचनाओं को चुना है। उनकी कहानियों में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का संबंध प्रमुख होता है, पर यह बृहत्तर संदर्भ की ओर इशारा करता है। यही ज्ञान रंजन की खूबी है। रविंद्र कालिया अपनी कहानियों में मुख्य रूप से महानगर में रहने वाले मध्य वर्ग की व्यर्थता बोध और दिशाहीनता को ही लक्ष्य करते हैं। भटका हुआ युवा वर्ग शराब, सिगरेट और सेक्स को ही जीवन की परिणति मान बैठा। इसके साथ साथ कालिया की पति पत्नी के बदलते संबंधों को नए यथार्थबोध के साथ उठाते हैं और पात्र विवाहेतर प्रेम को सहज रूप से
सहज रूप में स्वीकार करते दिखाए गए हैं। 9 साल छोटी पत्नी का पति अपनी पत्नी के विवाह पूर्व संबंध को बड़ी सहजता से लेता है। त्याग पत्र से 9 साल छोटी पत्नी की यात्रा एक महत्वपूर्ण यात्रा तो है, पर आज भी त्याग पत्र भारतीय जीवन से ज़्यादा जुड़ा लगता है और 9 साल छोटी पत्नी का पति आदर्शनुमा प्रतीत होता है। रविंद्र कालिया की कहानियों में चुलबुलापन और शोक अंदाज है जो कहानियों की पहचान है। काला रजिस्टर जैसी कहानी में अपने जीवन से उठाई कहानी को जिस बखूबी से उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से ढाला, उसकी चर्चा अगले हिस्से शिल्पगत प्रयोग में की जाएगी। महेंद्र भल्ला की कहानी एक पति के नोट्स में रिश्ते आधुनिकता का लिबास पहनकर अलग अलग रूप भरते हैं। प्रेम विवाह के बाद खूब मौज मस्ती है, कोई गिला शिकवा नहीं, पर धीरे धीरे कहानी बताती कि पति पत्नी के संबंध में स्वाभाविकता नहीं है और पति पत्नी से उब चुका है। गजब है कि एक औरत के रूप में उसे अपनी स्त्री अच्छी लगती है, पर जैसे ही उसे याद आता है कि वो मेरी पत्नी है, उसे उबकाई आने लगती है और अपनी पत्नी से बहुत कम सुंदर पड़ोसन से प्रेम प्रसंग बढ़ाने लगता है। पत्नी से सेक्स भी करता है तो मन में चित्र उस किसी नायिका का बनता है। प्रेम, परिवार और सेक्स इस दौर की कहानियों में खूब उभरा और रमेश बख्शी, राजकमल चौधरी, गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी ने भी इस प्रामाणिकता को अनुभव कहानी में ढाला। इसके बाद स्त्री जीवन का नया यथार्थ। इस दौर में कई स्त्री कथाकारों ने भी अपने कहानी लेखन की शुरुआत की, जिसमें उषा प्रियंवदा, ममता कालिया, कृष्णा अग्निहोत्री ने अपने स्त्री जीवन के यथार्थ को नए कोण से देखा। पर नई कहानी के दौर की कहानीकारों कृष्णा शोभती, उषा प्रियंवदा, मनु भंडारी जैसी कथाकार की लेखनी भी चलती रही। इस दौर में स्त्री नजरिया तल्ख और बोल्ड हुआ। नई कहानी के दौर की लेखिकाओं ने नए विषय और नई समस्याओं को केंद्र में रखकर कहानियाँ लिखी। खासतौर पर स्त्रियों की घरेलू और घर से बाहर काम करने की समस्याओं पर कहानियाँ लिखी गई। स्त्रियाँ पढ़ लिख रही थीं और पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती देते हुए स्त्रियों की आकांक्षाओं और मन को दर्शाती कहानियाँ रच रही थीं। मनु भंडारी की अकेली जैसी कहानी स्त्री मन को नए धरातल पर देखने का प्रयास है। कृष्णा शोभती भी स्त्री को नए रूप में देखने और पेश करने का प्रयत्न कर रही थी। 1965 के आसपास सुधा अरोड़ा, अवंती अग्रवाल और ममता कालिया ने कहानी लेखन की शुरुआत की। घर कहानी में एक स्त्री का चित्रण है जो कॉलेज में पढ़ती, अविवाहित है और अपने माता पिता का घर संभालती है। उसमें अपना घर बसाने की भी बेचैनी है। इस प्रकार की थीम उस दौर में अनेक कहानियाँ लिखी गईं जो पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा स्त्री का अंतर्द्वंद को रूपायित करती है। इसके अलावा ममता कालिया के बड़े दिन की पूर्व सांझ, वे 3 और वह जिंदगी 7 घंटे बाद की बीमारी, छुटकारा, अपत्नी जैसी कहानियों में मध्यम वर्गीय शहरी दाम्पत्य जीवन और इसके अंतर्विरोधों को लेकर लिखी गई है। महानगरीय जीवन में पनप रही संवेदन शून्यता का चित्रण इन कहानियों की विशिष्टता। इस प्रकार साठोत्री कहानी में नए विषय और नई सोच का पदार्पण इन कहानियों के नजरिए है। कहानी के इतिहास पर जरा नज़र डालें तो सहज एहसास हो जाता है कि कहानी अपने समय की दास्तान बयान करती है और इस प्रकार कल्पना का लबादा ओढ़ने के बावजूद सच की काफ़ी निकट होती है। हर वक्त जब कहानी को नएपन की तलाश होती है, वह पुराना केंचुला उतार फेंकती है और नए को वर्ण करती है। विषय, समय और परिवेश बदलता है तो कहानी का अंदाज भी बदल जाता है, क्योंकि पुराने संघर्ष से नई बात की जुगलबंदी नहीं बैठती। पूर्व प्रेमचंद और प्रेमचंद के बाद की कहानियों में यह फ़र्क आसानी से देखा जा सकता है। प्रेमचंद के बाद नई कहानी का नयापन इसी अंदाज का ही फ़र्क था। साठोत्री कहानी में भी इस अंदाज के बल पर नई कहानी अपने को अलगाने की भुनभुनाहट शुरू हो गई थी। आखिर ऐसा परिवर्तन क्या हो कि साठोत्री कहानी में इस नए व्यक्तित्व का जामा पहनाने का प्रयास किया जाए। साठोत्री कहानी के कहानीकार अनुभव की प्रामाणिकता पर विशेष बल देते थे और इससे अपनी कहानियों को पहले की कहानियों से अलगाते भी हैं और विशिष्टता का भी दावा करते हैं। गोया पहले की कहानियों में अनुभव की प्रामाणिकता में कोई लोच नहीं। ज्ञानरंजन की कहानियाँ देखें तो सहज ही महसूस होता है कि उनकी कहानियाँ विचारों से बुनी और उन्हें अपने अनुभव के रूप में पेश किया गया है।
साधारण शब्दों में कहें तो इस कहानी में शिल्प और कथ्य पर हावी हो जाता है। यही तरीका अन्य कहानीकारों में उलझाव और खिंदड़पन के रूप में उभरा, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। ये अलग अलग कहानीकारों की कहानियाँ लिखी हुई हैं, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। कहानियों में उनके बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह से अपने अनुभव के आधार पर कहानी लिखी जाती थी और उस समय वर्तमान समय में क्या अनुभव होते थे। तमाम तरह की अनुभव थे जो वो लिखते थे कहानीकार, उसके आधार पे। नई कहानी और साठोत्तरी कहानी कुछ नया करने के उद्देश्य से आगे बढ़ी, क्योंकि इसके नायक अपनी बात अपने अंदाज में कहना चाहते थे। नई कहानी हो या साठोत्तरी कहानी, समानांतर कहानी हो या कहानी, किसी को एक लीक पर नहीं हाँका जा सकता। पुराने का अस्वीकार और नया कुछ करने की तमन्ना हर युग की दास्तां रही है। यही कहानी साठोत्तरी कहानी की भी कहानी है। सामान्यीकरण करने की चाहत हो तो रेखांकित कर सकते हैं कि इस दौर में की कहानियाँ महानगरीय परिवेश और स्त्री पुरुष के संबंध की परंपरागत नैतिकता, मूल्य और वर्जनाओं और को अस्वीकार करने का रुख करती है। जिस प्रकार नई कहानी में एकरूपता, भेड़चाल नहीं दिखाई देती है, उसी प्रकार साठोत्तरी कहानी में अलग अलग तेवर की कहानियाँ लिखी गई हैं। इस दौर के एक प्रमुख कथाकार ज्ञानरंजन को देखें तो साठोत्तरी कहानी के प्राण होते हुए विद्युनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, रविन्द्रनाथ, ममता कालिया, राजकमल चौधरी, गंगा प्रसाद विमल से अलग खड़े दिखाई देते हुए परिवार के लेखक या परिवार में होने वाले बदलावों को वे सूक्ष्मता और तीव्रता से अवलोकित करते। पुराने के प्रति विरोध और विद्रोह इनकी कहानियों में है, पर परिवार का एक ढांचा भी है जिसे भारतीय ढांचा कह सकते हैं। पर बाहर की कहानीकारों में तो यह ढांचा है ही नहीं। उनकी कहानी परिवार के सीने पर पैर रखकर आगे बढ़ती है और स्त्री पुरुष संबंधों की तमाम वर्जनाओं से मुक्त करती है। सेक्स, सिगरेट और शराब का चित्रण इस दौर की कहानियों में जितना हुआ है उतना पहले है न बाद में। इस दौर के कहानीकारों ने समाज के एक चुटकी भर तबके के यथार्थ को पहचानने, तलाशने और परोसने पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जो भारत का नहीं किसी बिगड़ाल समाज का चित्रण है। साठोत्तरी कहानी का सारा तामझाम उसके शिल्प को लेकर है। ज्ञानरंजन कथा को कथा की तरह कहते हैं। सही है कि उनके नायक मैं होता है और शैली संरचनात्मक रहती है, पर इससे कथा बाधित नहीं होती। पर ज़्यादातर कहानीकारों ने कहने को संक्षिप्त करने का प्रयास किया, इसके लिए जटिल प्रतीकों का प्रयोग किया और बहुत कुछ पाठकों के भरोसे छोड़ दिया। काला रजिस्टर, लोग बिस्तरों पर पत्थर के नीचे दबे हाथ जैसी कहानियों के दौर पर पहचान बनती है। इनके अलावा रमेश उपाध्याय, महीप सिंह भी इस दौर के प्रमुख कहानीकार हैं। ये ठीक है कि नई कहानी की तर्ज पर कहानी के लिखने का जोर साठोत्तरी कहानीकारों का रहा है और नई कहानी से इसे अलगाने का भी प्रयास किया गया, खासतौर पर कहानी के नाम से। पर इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। कहानी वहीं टिकी जिसमें कथा थी और जो हमारे समाज के सच को बेपर्दा करने की ताकत रखती थी। बेपर्दगी इस दशक की कहानियों की पहचान बनी, जिसमें आदिम प्रवृत्तियों की बेहिचक उघाड़ा गया, पर कलात्मक ढंग से सृजनात्मकता के साथ। जिन कहानियों ने ऐसा किया उसका नाम इतिहास में दर्ज हुआ। केवल फुलझड़ी छोड़ने वाली कृतियाँ अपनी ही राख में पैबस्त हो गईं।